हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है और इसे किस तरह से प्रूफ किया जाता है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। 15 नंबर का वो क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में पूछा जाता है, मानो या ना मानो। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से ये क्वेश्चन भी हर साल पेपर में रखा हुआ मिलता है। यूनिट सेकंड है वेक्टर कैलकुलस एंड पेपर का नाम याद कर लो, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा दूं स्टोक्स थ्योरम। ओके सर, आज सर करवा दो एक सिंपल सी भाषा में, वो भी हिंदी में। ठीक है सर, चलो करवा देंगे, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। स्टोक्स थ्योरम, ठीक है भैया, स्टोक्स थ्योरम। चलिए ओके सर, ओके डाल तो दिया आपने हेडिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं स्टोक प्रमेय। चलिए देख लेते हैं, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं आखिर ये करना क्या चाहती है। तो देखो, एक रेखीय समाकलन होता है और एक पृष्ठीय समाकलन होता है। तो ये रेखीय समाकलन और पृष्ठीय समाकलन में संबंध स्थापित करती है। पहला पॉइंट दिमाग में फांस लो, आखिर ये स्टोक थ्योरम करती क्या है। तो दिमाग में डाल लो, रेखीय समाकलन और पृष्ठीय समाकलन में संबंध स्थापित करती है, यानी कि रेखीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में चेंज कर देती है और पृष्ठीय समाकलन को रेखीय समाकलन में चेंज कर देती है। तो यार ज़्यादा बड़े बड़े थ्योरम नहीं है, बस समझने वाली बात है। तो ज़रा एक लाइन में लिख दूं, पहले उस लाइन पर फोकस करना है, यानी कि यह थ्योरम, ठीक है, यह थ्योरम। ओके सर, यह थ्योरम करती क्या, यह थ्योरम किसी वेक्टर फील्ड के, किसी वेक्टर फील्ड के या वेक्टर फंक्शन के बोल सकते हो, किसी वेक्टर फील्ड के, ठीक है सर, ये थ्योरम किसी वेक्टर फील्ड के, ठीक है, लीनियर इंटीग्रल्स यानी कि रेखीय समाकलन। ओके सर, ओके, रेखीय समाकलन लिख सकते हो या समाकल कर सकते हो, रेखीय समाकलन तथा पृष्ठीय समाकलन। ओके सर, ओके ओके ओके, पृष्ठीय समाकलन यानी कि सरफेस इंटीग्रल्स समाकलन में संबंध स्थापित करती है। ओके सर, ओके, संबंध स्थापित करती है। ओके, ये एक लाइन याद कर लो, 100 रुपये की है, स्थापित करती है। भैया ये लाइन याद कर लो, 100 रुपये की एक लाइन है। ये थ्योरम करती क्या है, रेखीय समाकलन और पृष्ठीय समाकलन में संबंध स्थापित करती है। ओके, स्टेटमेंट क्या होगा इसका, इस थ्योरम का यार एक स्टेटमेंट होता है जिसे बोलते हैं कथन, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट भी तो होता है, स्टेटमेंट भी तो होता है कुछ इसका। अरे सर होता है, पर टेंशन मत लो, मैं लिखवाने वाला हूँ। स्टेटमेंट लिखने से पहले एक फॉर्मूला लिख लो मेरे दोस्तों। अगर वो फॉर्मूला तुमने याद कर लिया तो कैसा भी कथन हो आप लिख दोगे पक्का। ठीक है, चलिए कथन कौन सा देख लेते हैं, फिर वो वाला कथन कौन सा होता है। कभी आपने देखा होगा डबल समाकलन, देखा है कभी, इसको बोलते हैं हम सरफेस समाकलन। ठीक है, और अगर ट्रिपल समाकलन लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम समाकलन यानी कि आयतन समाकलन। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और अगर एक ही समाकलन है तो उसको बोलते हैं हम रेखीय समाकलन। फिलहाल तो हमने डबल लगाया तो ये सरफेस समाकलन हो गया। ओके सर, ओके ओके, हो गया सर, हो गया। अच्छा क्या लिखने वाले हो सर अब, कर्ल। ओके सर, ए वेक्टर, और ए वेक्टर वेक्टर फील्ड या वेक्टर फंक्शन बोल सकते हो। ए वेक्टर क्या है, या वेक्टर फंक्शन है, इंटू डी एस वेक्टर। ओके सर, ओके, बराबर ये हो गया हमारा पृष्ठीय समाकलन। ठीक है सर, किसका, ए वेक्टर के फ्लक्स के कर्ल का पृष्ठीय समाकलन हो गया। ए वेक्टर के फ्लक्स, ए वेक्टर के फ्लक्स, ध्यान देना, ए वेक्टर के फ्लक्स के कर्ल का पृष्ठीय समाकलन हो गया। और ये किसके बराबर होता है, अरे सर सी फॉर बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम। और ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की जगह आप एल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेखीय समाकलन। अरे भैया, अरे ले भैया सर, अब तो याद हो जाएगा। अब तो हम स्टेटमेंट खुद भी लिख देंगे। जब सर आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया तो यार स्टेटमेंट तो हम खुद भी लिख देंगे। अच्छा ना लिख पाओगे, अरे बड़े यार, तो चलिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ उसका। तो इस प्रमेय के अनुसार, ठीक है बेटा, इस प्रमेय के अनुसार, देखो मैं इसी से लिखूंगा, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है सर, क्या होता है, कुछ तो होता होगा। अरे बहुत कुछ होता है, और होना काफ़ी नहीं होता, होना काफ़ी नहीं होता, करके देखो एक बार। ठीक है, चलिए इस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश फलन का, किसी वेक्टर फंक्शन का, किसी वेक्टर, ओके सर, किसी वेक्टर फंक्शन का, ठीक है सर, किसी वेक्टर फंक्शन का
क्या होगा बेटा, किसी वेक्टर फंक्शन का, किसी वेक्टर फंक्शन के फ्लक्स के, किसी वेक्टर फंक्शन के फ्लक्स के कर्ल का, फ्लक्स के कर्ल का पृष्ठीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन। यार ये कोई मैं अपने पास से नहीं, मैं सिर्फ चित्र से बना रहा हूँ। किसी वेक्टर फंक्शन के फ्लक्स के कर्ल का, ठीक है, कर्ल का पृष्ठीय समाकलन यानी कि सरफेस समाकलन, समाकलन ओके, समाकलन किसके बराबर होता है, चेक करें एक बार, ठीक है, उस वेक्टर फंक्शन के रेखीय समाकलन के बराबर होता है, उस वेक्टर फंक्शन के रेखीय समाकलन के बराबर होता है, ठीक है, उस वेक्टर फंक्शन के, उस वेक्टर फंक्शन के, उस वेक्टर फंक्शन के, वेक्टर फंक्शन के FUNCTION, उस वेक्टर फंक्शन, नाम दे दो उसको, चलो ए वेक्टर, उस वेक्टर फंक्शन, ये हो गया हमारा ए वेक्टर, उस वेक्टर फंक्शन के रेखीय समाकलन के बराबर होता है, रेखीय समाकलन के बराबर होता है, ठीक है बेटे, समाकलन के बराबर होता है। ओके सर, ओके, बराबर होता है। चलिए साहब, होता है अर्थात मैं लिख सकता हूँ ये चीज़ हो गया, और यही क्या है मेरे पास, यह स्टोक्स थ्योरम है, ये बेटे क्या है, यह स्टोक्स थ्योरम है, ओके, थ्योरम है यानी कि स्टोक की प्रमेय है, ये स्टोक प्रमेय यानी कि स्टोक थ्योरम है, ओके ओके ओके। अरे यार क्या यार इतनी छोटी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, यानी कि वेक्टर फंक्शन के फ्लक्स के कर्ल का पृष्ठीय समाकलन जो होता है वो उस वेक्टर फंक्शन के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। यार इसको पढ़ो बढ़िया करके, वरना काम तमाम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, छोड़ना मत मेरे दोस्तों इस चीज़ को, ये बहुत ही मोस्ट है, स्टेटमेंट याद कर लो ठीक से, ये भी लिख के आओगे नंबर मिलेंगे, पर एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है, तो भैया 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और पक्का फंसने वाला क्वेश्चन है। देखो 3 क्वेश्चन हमारे हैं, एक हमारी ग्रीन थ्योरम है, एक हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, एक हमारी स्टोक थ्योरम से। 15 नंबर के तीनों में से एक क्वेश्चन फंसने वाला, तीनों प्रमेय में से एक प्रमेय हर साल पेपर में आती है, मानो या ना मानो, ठीक है, ये तुम्हें पढ़ के जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको प्रूफ करवाऊंगा। ध्यान देना, रेखीय समाकलन से पृष्ठीय समाकलन लेकर आने वाले हैं, तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लिया होगा, ठीक है। अरे पहले ले लेते हो आप यार, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, आप मेरे कहने से पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हो। चलिए आगे देखते हैं, डाल दो बेटा प्रूफ, सत्यापन करते हैं इसका प्रूफ। ओके सर, ओके, अबे समझ में तो आ रहा ना हिंदी में, चलिए प्रूफ करवा देते हैं इसका। करो बेटे जरा हिसाब से, अब बहुत भारी काम पड़ने वाला। सबसे पहले एक सरफेस मान लो, उसका नाम दे दो कैपिटल S और उसकी बाउंड्री मान लो कैपिटल C। तो सबसे पहले मैंने एक सरफेस मान रखा है, देखो कुछ सरफेस मैंने इस टाइप का माना है, बड़ा सा सरफेस मानना, ठीक है, ताकि उसमें दिखा सको आप। तो बेटा ये एक सरफेस हो गया मैंने, ठीक है, ये क्या है मेरे पास एक सरफेस है, इसकी बाउंड्री कितनी है, C है। तो यहाँ माना मैंने, माना, ठीक है, माना एक सरफेस, ओके सर, माना एक सरफेस, ओके सर, आपने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। माना एक सरफेस कितना है, कैपिटल S है, जिसकी बाउंड्री कितनी है, लाइन पे ध्यान देना, जिसकी बाउंड्री कितनी मान लें भैया, बाउंड्री BOUNDARY, इसकी बाउंड्री कितनी है, C है। तब देखो बेटा, तब मेन पॉइंट तब निकल कर आता, तब इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए रेखीय समाकलन यानी कि लीनियर इंटीग्रल फॉर टोटल सरफेस, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है, फोकस करना लाइन पे, मैं क्या बोल रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, मैंने पूरा पृष्ठ लिया है, पूरे पृष्ठ के लिए जो लीनियर, पूरे पृष्ठ के लिए लीनियर इंटीग्रल आगा यानी कि रेखीय समाकलन आगा, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए रेखीय जो समाकलन आता है वो देखते हैं कितना आता है। जरा लाइन पे ध्यान देना, एक फॉर्मूला जो मैंने लिखवा दिया पहले तुम्हें, यहाँ जो C है वो बाउंड्री होगी, यहाँ जो C है वो बाउंड्री होगी, और जो हमारा बचा वेक्टर फंक्शन A वेक्टर आएगा, और क्या जाएगा हमारा DR वेक्टर। R वेक्टर की जगह आप L का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि L क्या है, यहाँ पृष्ठ की लंबाई होगी, ठीक है, R क्या है, यहाँ पृष्ठ की लंबाई होगी। तो यहाँ A वेक्टर डॉट DR वेक्टर हमारे पास आ गया। तो ये क्या है, यह है रेखीय समाकलन, किसका, संपूर्ण पृष्ठ के लिए रेखीय समाकलन इतना आ गया, इस पूरे पृष्ठ के लिए। अब क्या होगा कि ये जो भाग है हमारा, इस पृष्ठ को कई भागों में डिवाइड कर दो, इस पृष्ठ को कई भागों में डिवाइड कर दो, इस टाइप से मैंने अनेक भागों में डिवाइड कर दिया, और सारे भागों को जोड़ोगे ना तो वो इसी के बराबर आएगा, सारे भागों को जोड़ोगे तो वो इसी के बराबर आएगा, कुछ इस टाइप से,
ध्यान देना, मैंने कई भागों में डिवाइड कर दिया वही चीज़ को, ये लो मैंने यहाँ पे कई भागों में डिवाइड कर दिया। इस टाइप से आप कई भागों में इसको डिवाइड कर सकते हो और इन भागों के नाम दे दो। भैया एक भाग मेरे पास S1 हो गया, दूसरा भाग मेरे पास S2 हो गया, तीसरा भाग मेरे पास S3 हो गया, S4 हो गया, S5 हो गया, ऐसी डॉट 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 Sn हो जाएगा। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? n भागों में डिवाइड कर दिया और सबका योग जो है वो हमारे इसी के बराबर आएगा। अब तुम्हें लाइन पे ध्यान देना भैया, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे पास S1 है, इस वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल S2 है, तो बाउंड्री इसकी C1 होगी, बाउंड्री इसकी C2 होगी, इसकी बाउंड्री C3 होगी, इसकी बाउंड्री C4 होगी, इसकी बाउंड्री C5 होगी, इसकी बाउंड्री Cn होगी। ये लाइन पे ध्यान देना आपको। और ये जो होगा वो इन सबके योग के बराबर होगा, क्योंकि टोटल ये है और ये बेचारा छोटे छोटे भाग हैं। तो जरा मैं मान लेता हूँ, थोड़ा लाइन पे ध्यान देना। माना संपूर्ण पृष्ठ, फोकस करें लाइन पर, माना संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, S1, S2, S3, S4, डॉट 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 Sn, ठीक है, बड़ा एन बना लो, Sn बड़ा एन बनाओ, Sn, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों, पृष्ठीय क्षेत्रफलों, ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफलों के भागों से मिलकर बना, पृष्ठीय क्षेत्रफलों के भागों से मिलकर बना, भागों से मिलकर बना, ओके सर, ओके, मिलकर बना, ठीक है सर, ये मैंने मान लिया, भागों से मिलकर बना है। और एक खास बात मेरे दोस्त, इस पर तो तुम्हें ध्यान देना, जिनकी बाउंड्री क्रमशः, बाउंड्री भी तो देनी है, जिनकी बाउंड्री क्रमशः, ठीक है, जिनकी बाउंड्री BUNDARY, जिनकी बाउंड्री क्रमशः, अरे सर इनकी बाउंड्री क्रमशः कितनी होगी, एक की C1 होगी, एक की C2 हो जाएगी, ऐसी एक की C3 हो जाएगी, C4 हो जाएगी, डॉट 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 कितनी तुम्हारे पास Cn हो जाएगी, ठीक है, Cn है। तब देखो, तब फोकस करना लाइन पे, यानी कि ये जो है वो, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है देख रहे हो ना, ये वाली चीज़, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये बड़े बड़े अच्छों का धुआं निकाल देती है, dr वेक्टर, ये सब किसके बराबर होगा? इन सब के योग के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जरा चेक करें आप सबको, आ जाओ भैया, ए समाकलन C1, देखो बेटा यहाँ क्या आएगा, समाकलन C1 आ जाएगा, यहाँ पक्का C1 आनी है। और फिर A वेक्टर यहाँ आ जाएगा मेरे पास dr1 वेक्टर, ठीक है, प्लस फिर से समाकलन C2, फिर क्या आएगा मेरे पास A वेक्टर डॉट dr2 वेक्टर, फिर से क्या आ जाएगा मेरे पास समाकलन C3, ठीक है बेटे, A वेक्टर डॉट dr3 वेक्टर, डॉट 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 प्लस, डॉट 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 प्लस, लाइन पे फोकस करना, समाकलन CI, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे CI आ जाएगा, और फिर A वेक्टर डॉट dri वेक्टर, लाइन पे ध्यान देना, बीच में आ गया प्लस, डॉट प्लस, डॉट 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 प्लस। एक स्टेप और बच रहा है, अभी एक स्टेप और रह गया बेटे, तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे नहीं आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है नहीं, चलिए मैं नीचे लिख दूँ फिर प्लस, ये आ जाएगा कुछ इस टाइप से, समाकलन Cn बड़ा एन बनाना, और आ जाएगा मेरे पास A वेक्टर डॉट dr n वेक्टर, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब क्या कर देना है, सबका योग कर देना है, इन सबका योग कर देना, और योग करने के लिए क्या आएगा भैया, सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा ये एक ऐसी चीज़ है जो सबका योग कर देगा। चलिए, इन सबका योग करने के लिए मेरे पास एक सिस्टम होगा, ये आएगा सिग्मा I = 1 से लेके कहाँ तक n, क्योंकि इन भागों की संख्या n तक हो सकती है, ठीक है, और समाकलन C, और क्या आएगा बेटे मेरे पास I, और ये आ जाएगा A वेक्टर डॉट dri वेक्टर। लाइन पे फोकस करना ठीक से, ये कुछ इस तरह से बन गया। अगर आप I बराबर 1 रखोगे तो ये वाला स्टेप मिल जाएगा, 2 रखोगे तो ये वाला स्टेप मिल जाएगा, 3 रखोगे तो ये वाला, n रखोगे तो ये वाला स्टेप मिल जाएगा। तो सबका योग कर दिया मैंने, किसके द्वारा कर दिया, सिग्मा के द्वारा कर दिया। अब बस कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, आपको S वेक्टर I से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ए इस टाइप से, बस आ चुकी है, थोड़ा सा और रह गया। तो बेटा देखो जरा, सिग्मा ऐसी रहने दूंगा मैं, ध्यान से करना, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाएगा अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक कर दी तो। यहाँ पे SI वेक्टर से मैं गुणा कर दूंगा, ठीक है, फोकस करना लाइन पर बेटा, और ये मेरे पास कितना CI है, A वेक्टर डॉट dri वेक्टर, और अपॉन SI वेक्टर से क्या कर देनी है, आपको भाग कर देनी है, ठीक है। जितने से गुणा करोगे उतने से भाग भी कर सकते हो, आप अपने पास से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये आ गया इतना हमारा। अब एक चीज चेक कर लो, अब वो चीज क्या करनी है आपको, मान लो अगर ये पृष्ठ अनेक भागों से मिलकर बना हो,
अनेक भागों से मिलकर बना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा भाग हैं, तो भैया जब बहुत ज़्यादा भाग होंगे, समझ लो चीज़ को, जब बहुत ज़्यादा भाग होंगे तो जो क्षेत्रफल होगा, प्रत्येक भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम मतलब नेगलेक्ट भी मान सकते हो, इतना कम। यानी कि अगर n का मान मैंने कितना कर दिया बेटे, अनंत कर दिया, यानी कि भागों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनके जो एरिए होंगे मेरे दोस्तों, उनके जो एरिए होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो 0 की ओर पहुंच जाएगा, यानी कि बहुत छोटा क्षेत्र हो जाएगा ना जाएगा इतना। जब आपने समुद्र में से 1 गिलास पानी निकाल लिया तो समुद्र पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इतना हो जाएगा बस। सेम टू सेम वही कहानी यहाँ भी है कि जब भैया भावों की संख्या अनंत हो जाएगी तो उसका क्षेत्रफल बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तब लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं कि ओके सर, क्या लिख सकते हो आप, लिख के दिखा दो। लिमिट, बेटा लिमिट लगा दी मैंने ये, ठीक है, LIM, लिमिट SI चेंज टू 0, ठीक है, यानी कि बहुत छोटा। और हमारे पास समाकलन CI, आप वेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप वेक्टर का यूज़ कर सकते हो। तो CI, ठीक है, CI, फिर लिख लो आप A वेक्टर डॉट DRI वेक्टर अपॉन मेरे पास कितना आ गया बेटे, SI वेक्टर, ठीक है, SI वेक्टर। और ये बराबर हो जाएगा कर्ल किसके, कर्ल A वेक्टर और डॉट n कैफ के, ठीक है, कर्ल A वेक्टर डॉट n कैफ के। और यहाँ लिख दो कि n कैफ क्या चीज़ है भैया, ये होता है यूनिट वेक्टर, पता होना चाहिए, एकांक सदिश होता है ये क्या होता है मेरे दोस्तों, ये यूनिट वेक्टर होता है। चलिए मिल गया। अब देखो ज़रा ध्यान से, जो ये समाकलन CI A वेक्टर डॉट DRI वेक्टर अपॉन डेल SI वेक्टर आया है, ये किसके बराबर आया, ये कर्ल A वेक्टर डॉट n कैप के बराबर आया। तो आप इसकी जगह कर्ल A वेक्टर डॉट n कैप रख सकते हो। और लाइन पे ध्यान देना, ये जो तुम्हारे पास डेल SI वेक्टर है इसको आप DS लिख सकते हो, और आप समाकलन को हटा भी सकते हो, यानी कि जो तुम्हारे पास सिग्मा है इसको छोड़ दो। जब ये सिग्मा हटाओगे तुरंत हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा पृष्ठीय समाकलन आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या रखा इसकी जगह मैंने ये लगा दिया है, क्या, ये वाला कर्ल, ठीक है, कर्ल A वेक्टर डॉट n कैफ, A वेक्टर डॉट n कैफ, ठीक है। और जो ये मेरे पास SI वेक्टर है इसको मैं लिख लूँगा DSI, यानी कि DS वेक्टर, आई हट जाएगा, क्योंकि जब सिग्मा को आपने समाकलन में चेंज हो गया, यानी कि जब सिग्मा समाकलन में चेंज हो गया है, जब सिग्मा समाकलन में चेंज हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आई है वो भी सबका सब हट जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके में हमारे पास इसकी जगह मैंने ये कर्ल A वेक्टर डॉट n कैफ रखा है, और SI वेक्टर की जगह मैंने DS वेक्टर मान लिया है, और सिग्मा जो है वो हमारा समाकलन में चेंज हो गया। अब चेक करें क्या चल रहा है, बराबर हमारे ये बराबर चल रहा है। इसका मतलब है आप लिख सकते हो यहाँ पर C जो है वो भैया A वेक्टर डॉट DR वेक्टर के बराबर है। और यही क्या है हमारा, यही जो चीज़ मैंने तुम्हें लिखवाई है ये क्या चीज़ है, यही तो स्टोक्स थ्योरम है, यानी कि दिस इज़ ए स्टोक्स थ्योरम, दिस इज़ ए क्या है, स्टोक्स थ्योरम, ओके, दिस इज़ ए स्टोक्स थ्योरम, ओके। चलिए साहब, ये जो है तुम्हारे पास स्टोक की थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो इसको 2-2 3-3 बार लिख के याद करो, और ये पेपर में हर साल आती है, मानो या ना मानो, ठीक है। अब इसको पहले स्टेटमेंट लिखना, उसको याद करना, उसके बाद में फिर इसको प्रूफ करना 2 से 3 बार, और सिंपल तरीके का प्रूफ है, इससे ईजी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।